हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हो जुडिशियल जर्नी और हम कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज, जिसके अंदर आज हमारा आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक हम पढ़ने वाले हैं। प्रीएम्बल हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था कि प्रीएम्बल क्या होता है, और आज से हम फाइनली जो है आर्टिकल से स्टार्ट करेंगे। और आइए एक एक करके देखते हैं आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। सबसे पहला जो आर्टिकल है वो बात करता है कि इंडिया, दैट इज़ भारत, इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि हमारा इंडिया, जो कि भारत भी कहते हैं जिसे, वो एक यूनियन ऑफ स्टेट है। देखो, दो तरह के स्टेट्स होते हैं, यानी कि कंट्रीज़ दो तरह की होती हैं। अगर हम बात करें तो एक होता है आपका यूनियन और दूसरा आपका होता है फेडरेशन। फेडरेशन का एग्जांपल लेना हो तो यूएसए हो गया, यूनियन हमारा इंडिया हो गया। ये होता क्या है? देखो, यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब ये होता है कि जो स्टेट हैं, जो राज्य हैं देश के अंदर, वो उस देश का एक इंटीग्रल पार्ट है, वो उससे कभी अलग नहीं हो सकते। यानी कि राज्यों का अपना अलग से कोई अस्तित्व नहीं है, और ना ही वो राज्य आपस में एग्रीमेंट करके इन्होंने एक देश को बनाया है। ठीक है, वो जो राज्य हैं उस देश का विभिन्न अंग हैं, इसीलिए हम इंडिया को कहते हैं इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट। वहीं अगर आप बात करो फेडरेशन की, तो आप एग्जांपल ले सकते हो यूएसए का। यूएसए के जो स्टेट्स हैं, उन्होंने आपस में एक एग्रीमेंट किया, एग्रीमेंट के थ्रू सारे स्टेट साथ में आए और उन्होंने एक नेशन बनाया जिसे हम कहते हैं यूएसए। तो ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है आपका यूनियन और एक फेडरेशन में। तो अपना जो इंडिया है वो एक यूनियन ऑफ स्टेट है, और किसी भी राज्य को ये हक नहीं है कि वो अपने आप को उस देश से अलग कर सके। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि देखो, इंडियन फेडरेशन इज़ नॉट अ रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमंग द स्टेट लाइक द अमेरिकन फेडरेशन। यानी कि जो इंडियन स्टेट है वो अमेरिकन फेडरेशन की तरह कोई एग्रीमेंट नहीं है। तो ठीक है, तो ये होता है आपका आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 में और भी चीज़ें बताई जाती हैं, जैसे कि टेरिटरी। देखो, द टेरिटरी ऑफ इंडिया इज़ क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। अगर हम बात करें कि पहले आप ये देख लो, पहला देखो, द यूनियन ऑफ इंडिया इज़ नॉट फॉर्म्ड वाया अ म्यूचुअल एग्रीमेंट। यानी कि जो यूनियन ऑफ इंडिया है, इसके अंदर जो स्टेट हैं, इन्होंने एग्रीमेंट करके देश को नहीं बनाया है। ठीक है, लाइक अमेरिकन फेडरेशन, जैसे कि अमेरिका फेडरेशन है। दूसरा, एज अ रिजल्ट द स्टेट डज नॉट पोजेस द राइट टू सक्सीड फॉर फेडरेशन। यानी कि उनके पास ये अधिकार नहीं है कि वो देश से अलग हो सकें। यानी कि इंडिया के जो राज्य हैं उनके पास ये अधिकार नहीं है कि वो खुद को देश से अलग कर सकें। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका टेरिटरी ऑफ इंडिया। अगर हम बात करें इंडिया, तो इंडिया हम किसे कहेंगे? भारत क्या है? भारत की सीमाएं क्या हैं? अगर हम भारत की सीमाओं के बारे में जान लें तो हम ये समझ सकते हैं कि हाँ, इन सीमाओं तक भारत है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम स्टेट यानी कि राज्यों की सीमाओं को जोड़ लें, सबसे पहला क्या है? स्टेट टेरिटरी। ठीक है, हम स्टेट की टेरिटरीज़ को देखें। दूसरा है यूनियन टेरिटरी, जो हमारे यूटीज़ हैं, जैसे कि दिल्ली है, पौंडीचेरी है, चंडीगढ़ है। ठीक है, इनकी टेरिटरी को। और तीसरा, जो टेरिटरी इंडियन गवर्नमेंट एक्वायर करेगी आगे चल करके, जैसे कि सिक्किम हमारे इंडिया का पार्ट नहीं था, वो गवर्नमेंट ने बाद में एक्वायर किया है, एडमिट किया है अपने में। ठीक है, तो अगर हम पूछते हैं कि भारत की सीमाएं क्या हैं, तो जो टेरिटरी ऑफ इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। पहला है टेरिटरी ऑफ स्टेट, राज्यों की सीमाएं। सेकंड वन इज़ यूटीज़, यानी कि यूनियन टेरिटरीज़ की सीमाएं। एंड थर्ड वन इज़ टेरिटरी दैट मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऐसी कोई सीमा जो कि भारत सरकार आने वाले समय में एक्वायर करेगी। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट शेड्यूल दिया हुआ है संविधान के अंदर, उसमें नाम बताए हुए हैं स्टेट्स के और यूटीज़ के। ठीक है, जितने स्टेट्स हैं और जितने यूटीज़ हैं उसमें वो हमारे फर्स्ट शेड्यूल में बताया हुआ है। ठीक है, ये हो गया। अब आर्टिकल 1 यहाँ पूरा होता है। ठीक है, आर्टिकल 1 हमने देख लिया। नाउ अब हम बात करते हैं आर्टिकल 2 की, कि आर्टिकल 2 क्या बताता है। ओके, ये बात करता है एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट किसका?
नए स्टेट का। आर्टिकल 2 हमें ये बताता है। और ये कैसे होता है, देखिए आर्टिकल 2 एम्पावर्स द पार्लियामेंट, यानी पहली बात नोट करने वाली ये है कि ये अधिकार किसको है, एडमिट करने का और इस्टेब्लिश करने का, यानी कि किसी नए राज्य को एडमिट करना, अपने में लेना, ठीक है, एडमिट करना, और एक नए राज्य का गठन करना, इस्टेब्लिशमेंट, ये करने की शक्ति किसे है, ये करने की शक्ति पार्लियामेंट को है, संसद को है, ठीक है, पार्लियामेंट यानी कि संसद। तो यही कहता है कि आर्टिकल 2 एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया, यानी कि एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के अंदर, और इस्टेब्लिश्ड, एडमिट करना और इस्टेब्लिश कर सकता है भारत के अंदर स्टेट्स को उन टर्म्स और कंडीशन में जो भारत सरकार को सही लगे, ठीक है। आर्टिकल 2 gives parliament the authority to accept new state into union of India or create new state subject to its discretion on the terms and circumstances, यानी कि अपनी टर्म पे और परिस्थितियों के हिसाब से अगर पार्लियामेंट चाहे, संसद चाहे, तो भारत के अंदर किसी नए राज्य को बना सकती है, ठीक है, और किसी नए राज्य को बना सकती है पहला, या फिर किसी नए राज्य को एडमिट कर सकती है, ठीक है। आर्टिकल 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स द पार्लियामेंट द अथॉरिटी टू एक्सेप्ट और क्रिएट एडिशनल स्टेट। वही बात घूम फिर करके आ रही है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो नए राज्य को एडमिट कर सकती है और इस्टेब्लिश कर सकती है। अब ये एडमिट और इस्टेब्लिश करेगी कैसे? आर्टिकल 2 ने हमें ये बता दिया कि भाई पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो नए राज्यों को एडमिट भी कर सकती है और इस्टेब्लिश भी कर सकती है। ये शक्ति सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है, लेकिन तरीका क्या होगा, किस तरीके से करेगी? तो आइए, ये बात हमें बताता है आर्टिकल नंबर 3। आर्टिकल 3 हमें क्या बताता है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। पहला क्या लिखा है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, नए राज्य को बनाना। अल्टरेशन ऑफ एरिया, उनकी सीमाओं को ज़्यादा कम करना, घटाना बढ़ाना। उनकी बाउंड्रीज़ को घटाना बढ़ाना, और उनके नाम को चेंज करना, इलाहाबाद से प्रयागराज, ठीक है। 9 आर्टिकल 3 देखते हैं क्या कहता है ये। सॉरी, एक सेकेंड। 9 आर्टिकल 3 देखो, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 3 द पार्लियामेंट हैज़ अथॉरिटी टू क्रिएट न्यू स्टेट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज, यानी कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो नए स्टेट को बना सकता है, उनकी बाउंड्री चेंज कर सकता है, नाम चेंज कर सकता है, इन तरीक़ों से जो दे रखा है। नंबर 1, बाय सेपरेटिंग द टेरिटरी फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग स्टेट। सबसे पहला देखो, ये नंबर 1 देखो आप लोग, बाय सेपरेटिंग द टेरिटरी ऑफ एन एग्जिस्टिंग स्टेट। अब मान लो ये एक राज्य है, ठीक है, मान लो ये यूपी है, ये पूरा आपका यूपी है, या फिर ऐसे हटाओ, ये छोड़ो, आप मान लो ये जो है ये यूपी है, ठीक, एग्जाम्पल। तो पहला कहता है कि बाय सेपरेटिंग द टेरिटरी फ्रॉम एग्जिस्टिंग स्टेट, यानी कि इस राज्य को, मान लो यूपी है और इसने क्या किया, सरकार ने ये हिस्सा काट दिया, ठीक है, ये हिस्सा काट दिया, और अब ये हो गया यूपी और ये हो गया आपका पूर्वांचल। यानी कि सरकार चाहे तो जो करंट में जो राज्य है भारत के अंदर, उसमें से सेपरेट करके एक नया राज्य बना सकती है। नंबर 1। दूसरा तरीका क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर प्रपोर्शन ऑफ स्टेट, यानी कि आप मान लो जैसे कि ये एक राज्य है और ये एक राज्य है, मान लो ये यूपी है, ये बिहार है। अब सरकार ने क्या किया, इसको एक नया राज्य बनाना था, ठीक है, उसने क्या किया, यूपी की इतनी सीमा काटी और बिहार की इतनी सीमा को काट के, और ये जो है एक न्यू स्टेट बना दिया।
ठीक है। तो यही कह रहा है दूसरा, कंबाइनिंग टू और मोर पोर्शन ऑफ स्टेट, यानी कि दो स्टेट के पोर्शन को कंबाइन करके एक नया राज्य बनाना, ठीक है। सेकंड ये कह रहा है, और मर्जिंग अ टेरिटरी विथ अ पार्ट ऑफ स्टेट, या फिर किसी और राज्य के, मान लो दो राज्य हैं, ठीक है, ये दो राज्य हैं और इनको क्या किया, मान लो जैसे कि ये बिहार था और ये यूपी था। सरकार ने क्या किया कि ये बाउंड्री हटा दी दोनों की, और उसके बाद इन दोनों को मिला के एक राज्य बना दिया और इसको रख दिया पूरा नाम यूपी। यानी कि अब ये पूरा यूपी, बिहार ख़त्म, मान लो बिहार राज्य को यूपी में मिला के पूरा यूपी एंड बिहार दो राज्य बना दिया, ठीक है। तो बाय सेपरेटिंग, अलग करके, ये वाला हो गया, और कंबाइनिंग हो गया, दो को कंबाइन कर दिया, और मर्जिंग और टेरिटरी विथ अ पार्ट ऑफ स्टेट, और दो टेरिटरी, दो राज्यों की सीमाओं को मर्ज करके एक नया स्टेट बना दिया। ये पहला तरीका होता है। सेकंड तरीका क्या होता है आपका, बाय एक्सपेंडिंग द टेरिटरी एक्सटेंट ऑफ एनी स्टेट, बाय एक्सपेंडिंग द टेरिटरी एक्सटेंट ऑफ एनी स्टेट, किसी राज्य की सीमाओं को और बढ़ा दिया, राज्य की सीमा को बढ़ा दिया। यानी कि एक सेकेंड, फॉर एग्जाम्पल आप ये मानो कि ये सीमा है यूपी की, इतनी सीमा है, और अब क्या करता है सरकार, इसकी सीमा को यहाँ से इतना काट देती है, ये इतनी सीमा को काट देती है, और अब जो उसकी सीमा है यूपी की, अब पहले जितनी थी अब उतना ना हो करके अब सीमा उसकी इतनी हो गई। यानी कि पहले इतनी थी, अब ये पूरा यूपी हो गया, ये पूरा यूपी हो गया। यानी कि जो स्टेट की सीमा है उसको बढ़ा दिया। भाई कह रहा है बाई एक्सपेंडिंग द टेरिटरी एक्सटेंट ऑफ द स्टेट, बाई रिड्यूसिंग द साइज ऑफ एनी स्टेट। सिंपल है भाई, मान लो पूरा ये इतना यूपी है, और तो अब मान लो ये पूरा यूपी है, सरकार ने क्या किया, सरकार ने इतना हिस्सा काट दिया, अब यूपी इतना बचा, ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया, इतना बचा यूपी। क्या किया, रिड्यूस कर दिया सरकार ने साइज़, उस स्टेट के स्टेट की साइज़ को रिड्यूस कर दिया। फिर आता है बाई मॉडिफाइंग द लिमिट ऑफ एनी सोवरेनिटी, ठीक है, मॉडिफाई कर सकता है भाई, मॉडिफाइंग द नेम ऑफ एनी स्टेट, भाई नाम बदलना तो तुमको पता है ये क्या होता है, नाम बदल सकता है, ठीक है। तो ये तो आपको इतना समझ में आ गया ABCDE कि किन किन तरीक़ों से नए राज्य को इस्टेब्लिश कर सकता है स्टेट पार्लियामेंट किन किन तरीक़ों से नए स्टेट को फॉर्म कर सकती है, उनकी बाउंड्री को एक्सटेंड कर सकती है, उनकी बाउंड्री को कम कर सकती है, अल्टर कर सकती है, नेम को चेंज कर सकती है। और इसके अलावा और भी चीज़ें आती हैं। आर्टिकल 3 हमें और भी चीज़ें बताता है। देखो आर्टिकल 3 में ये बताता है कि आर्टिकल 3 लेस डाउन दी 2 कंडीशन इन दिस रिगार्ड। 2 कंडीशन है, ये सब चीज़ें जो हो रही हैं ना, यानी कि राज्यों की सीमाओं को कम करना, बढ़ाना, मर्ज करना, नाम चेंज करना, ये जो चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट ओनली विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका सिंपल सा मतलब ये है, देखो मैं बता रहा हूँ। को इसमें ये कह रहा है कि अगर आपको इंक्रीज़ करना है, ठीक है, डिमिनिश करना है, आपको अल्टर करना है बाउंड्रीज़ को, आपको अल्टर करना है नेम को स्टेट्स की, ठीक है। स्टेट, अगर आपको स्टेट की बाउंड्री को इंक्रीज़ करना है, कम करना है, बाउंड्री को अल्टर करना है, नेम अल्टर करना है, तो इसके लिए जो बिल है, पार्लियामेंट के अंदर जो बिल है, वो बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले, यानी कि पार्लियामेंट के अंदर इसके रिगार्ड में बिल इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट इज़
रिक्वायर्ड, यानी कि इस बिल को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करने से पहले आपको राष्ट्रपति की अनुमति लेना अनिवार्य है। बिना राष्ट्रपति के परमिशन के आप इसको पार्लियामेंट में इस बिल को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। दिस इज कंडीशन नंबर 1 ऑफ आर्टिकल 3, ठीक है। एंड वन मोर कंडीशन, बिफोर रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट हैज़ टू रिफर द सेम टू द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर एक्सप्रेसिंग इट्स व्यूज विद इन स्पेसिफाइड पीरियड। यानी कि ये जो चीज़ें जो हो रही हैं ना, ये इंक्रीज, डिमिनिश, अल्टर, ये जो हो रही हैं ना, इसके लिए प्रेसिडेंट को रेफ़र करना पड़ेगा, ठीक है। इसको रेफ़र करना पड़ेगा स्टेट लेजिस्लेचर को, जिस स्टेट के साथ ये चीज़ें हो रही हैं उसको भेजना पड़ेगा स्टेट लेजिस्लेचर को कि वो अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करे कि उनकी क्या राय है। आपके राज्य के साथ ये चीज़ें हो रही हैं, इस पर आपकी क्या राय है, कि किस लिए, फॉर एक्सप्रेसिंग व्यूज़, ठीक है। लेकिन सिर्फ ये औपचारिकता है, भेज दिया जाता है, वो कुछ कर भी नहीं सकते, कोई पावर नहीं होती स्टेट गवर्नमेंट के पास। हाँ, बस रिकमेंडेशन के लिए भेजा जाता है, आप अपनी व्यूज़ को बताइए कि आपका क्या कहना है इस पर। बाकी कोई ऐसा पावर नहीं होता है इनके पास, स्टेट के पास कुछ करने का, ठीक है। ये तो बात हो गई स्टेट की, लेकिन हमने आपको ये बताया था कि पार्लियामेंट जब ये काम जो है स्टेट के साथ भी कर सकती है और यूटी के साथ भी कर सकती है, तो क्या यूटी के लिए ये परमिशन ज़रूरी है? यार यूनियन टेरिटरी जो होती है वो स्टेट के कंट्रोल में होती है, ठीक है। हालांकि दिल्ली के अंदर और पौंडीचेरी के अंदर स्टेट लेजिस्लेचर भी है, वहाँ पे अपनी राज्य सरकारें हैं, लेकिन क्योंकि वो भी यूटी हैं तो उनका कंट्रोल भी है, वहाँ की पुलिस भी है, वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो स्टेट गवर्नमेंट नहीं बल्कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में रहता है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं, एक सेकेंड, in the case of UT, no reference need to made to the concerned legislature, ठीक है। यूटी के केस में आपको उस स्टेट लेजिस्लेचर को कोई भी उनके रिकमेंडेशन के लिए, उनके व्यूज़ के लिए आपको भेजने की ज़रूरत नहीं है। आप स्वतंत्र हो वहाँ पे अपने हिसाब से चेंजेस लाने के लिए, ठीक है। उनके व्यूज़ की कोई आवश्यकता नहीं है। पार्लियामेंट कैन इटसेल्फ टेक एनी एक्शन एज इट डीम फिट, ठीक है। तो इसीलिए क्या हम ये कह सकते हैं कि देयरफॉर इंडिया इज़ rightly described as a indestructible union with destructible state, यानी कि indestructible union, यानी कि आप केंद्र को तो कभी नहीं तोड़ सकते, ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट, लेकिन डिस्ट्रक्ट कर सकते हो आप स्टेट को तोड़ सकते हो, स्टेट को कम बेसी कर सकते हो, ज़्यादा कम कर सकते हो, नाम चेंज कर सकते हो, बाउंड्री चेंज कर सकते हो, मर्ज कर सकते हो, ठीक है। इसीलिए इंडिया को कहा जाता है इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। तो ये है आपका आर्टिकल नंबर 3, ये आपका टोटल आर्टिकल 3 था, ठीक है। वही देखो यहाँ लिखा है, द अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट इंक्लूड द पावर ऑफ इनलार्ज और रिड्यूस द टेरिटरी ऑफ एनी स्टेट एज वेल एज मॉडिफाई द बाउंड्रीज ऑफ नेम ऑफ एनी स्टेट। पार्लियामेंट अधेरिस टू द सब्सिक्वेंट प्रोसेस इन दिस रिगार्ड। फर्स्ट, आइदर द हाउस ऑफ पार्लियामेंट एट द प्रेसिडेंट प्रपोजल हैज़ द अथॉरिटी टू प्रपोज अ मेजर दैट इम्प्लीमेंट्स ऑफ एनी और ऑल ऑफ देम और एनी और ऑल ऑफ द एफोर्समेंशन्ड एडजस्टमेंट। फिर सेकंड है आपका, इफ़ द लॉ इम्प्लेड द टेरिटरी लिमिट और द नेम ऑफ द स्टेट, द प्रेसिडेंट विल कंसल्ट द स्टेट लेजिस्लेचर इन क्वेश्चन बिफोर द प्रेजेंटिंग इट टू पार्लियामेंट फॉर इट इनपुट। थर्ड, इफ द स्टेट लेजिस्लेचर डज नॉट प्रोवाइड एन ओपिनियन विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड। टाइम पीरियड कोई फिक्स नहीं है, बस यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है स्पेसिफाइड पीरियड, तो उसके बाद वो जो है वो पास हो जाएगा वहाँ से। यही चीज़ें जो मैंने आपको बताई यहाँ लिखी हुई है, आप पढ़ लेना। तो ये है आपका आर्टिकल नंबर 3। नेक्स्ट आपका आता है आर्टिकल नंबर 4। आर्टिकल 4 क्या कहता है?
देखो आर्टिकल 4 इम्पॉर्टेंट है, हालांकि आर्टिकल 1, 2, 3, 4 सब इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आर्टिकल 4 थोड़ा समझने वाला है, ठीक है। आर्टिकल 4 हमें ये बताता है कि लॉ मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3 आर नॉट टू बी कंसिडर्ड एज द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। देखो इसका मतलब क्या हुआ, जब हमें संविधान के अंदर कोई संशोधन करना होता है तो हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर के आते हैं। जो आपका आर्टिकल 368 है वो बात करता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की। तो हमें आर्टिकल 4 यही बता रहा है कि लॉ मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3, यानी कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंदर जो राज्यों के साथ जो किया जा रहा है उसको हम अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मानेंगे अंडर 368। समझ में नहीं आया? देखो कह ये रहा है ना, देखो आर्टिकल 368 है, ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना होगा तो आप कर सकते हो, ठीक है। और इसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है 2/3 की, ठीक है, काफ़ी टफ होता है। तो आर्टिकल 2 और 3 ये भी तो कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है, आर्टिकल है तो भाई, यानी कि अगर इसमें अमेंडमेंट करना है, यानी कि स्टेट की बाउंड्री को कम बेसी करना है तो उसको अमेंड करना पड़ेगा। तो अमेंड करना है तो यानी कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गया, क्योंकि आर्टिकल 368 कहता है कि कोई भी अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होगा तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट माना जाएगा और उसको स्पेशल मेजॉरिटी से पास करना है। लेकिन आर्टिकल 4 हमें ये कहता है कि जब आप आर्टिकल 2 और 3 के अंदर कोई आप अमेंडमेंट कर रहे हो, कोई स्टेट के साथ कम ज़्यादा बाउंड्री कर रहे हो या नाम चेंज कर रहे हो, तो उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की कैटेगरी में मानते ही नहीं है, यानी कि वो 368 में फॉल ही नहीं करेगा। इसका सिंपल सा मतलब है कि आप 1/3 यानी कि सिंपल मेजॉरिटी से आप पास कर सकते हो। सिंपल मेजॉरिटी से आप इस जो आर्टिकल 3 में दे रखा है उसको आप सिंपल मेजॉरिटी से पास कर सकते हो। दिस मीन दैट सच लॉ कैन बी पास बाय अ सिंपल मेजॉरिटी एंड बाय ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस, यानी कि जो नॉर्मली जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस होता है उस प्रोसेस से आप उसको कर सकते हो, ठीक है। यही तो आपका था आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक। एक केस भी है इसके अंदर इम्पोर्टेंट, रे बेरीबरी केस। रे बेरीबरी केस में ये कहा था कि पावर ऑफ पार्लियामेंट टू डिमिनिश द एरिया ऑफ स्टेट डज नॉट कवर सेसेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी फ्रॉम फॉरेन स्टेट टू फॉरेन स्टेट, यानी कि आपको जो अधिकार, पार्लियामेंट को जो अधिकार मिला है आर्टिकल 2 और 3 के अंदर स्टेट की सीमाओं को कम करने का, बढ़ाने का, चेंज करने का, मर्जर करने का, उसमें आप ये नहीं कर सकते कि अपनी टेरिटरी उठा के कहीं और बाहरी देश को दे दो, ये नहीं कर सकते। ये आपका रे बेरीबरी केस में कहा गया था। तो आपका ये था आर्टिकल 1 से 4। आर्टिकल 4 एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। आर्टिकल 4 stipulates that legislation created to allow the entrance or foundation of new state as outlined in Article 2 and the creation of new state or changes, ठीक है। आर्टिकल 2 हमें ये बताता है चेंजेस टू साइज, यानी कि साइज को चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर को चेंज कर सकते हैं, नेम को आप चेंज कर सकते हैं, जो कि आर्टिकल 3 में बताया हुआ है। उसको कहा है शुड नॉट बी रिगार्ड एज मॉडिफिकेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज डिफाइंड अंडर आर्टिकल 368। ये सब जब आप करेंगे तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर नहीं माना जाएगा, यानी कि आर्टिकल 368 के अंदर नहीं माना जाएगा। यानी कि इसको नहीं माना जाएगा, इसका सिंपल सा रीज़न यही है कि आपको 2/3 से नहीं बल्कि 1/3 मेजॉरिटी से ही इस बिल को आप पास करा सकते हो, ठीक है। दिस इंडिकेट्स दैट सच लेजिस्लेशन में बी इनेक्ट विथ अ सिंपल मेजॉरिटी, यानी कि 1/3 एंड द स्टैंडर्ड लेजिस्लेटिव प्रोसेस, और जो स्टैंडर्ड लेजिस्लेटिव प्रोसेस होता है सिंपल तरीके से उससे हो सकता है, ठीक है। तो ये था आपका आर्टिकल 1 से लेकर के 4। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना।